अगर आप ये सोचते हैं कि लाहौर की किसी महंगी निजी सोसाइटी, कराची के क्लिफ्टन, मुंबई के बांद्रा या फिर दिल्ली के गुड़गांव में 4 या 5 करोड़ का लग्जरी फ्लैट खरीदना आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मास्टर स्ट्रोक है, तो अगले 50 सेकंड्स आपकी आंखें खोल देंगे। हमें बचपन से ये सिखाया गया है कि किराया देना पैसे जलाना है और अपना घर सबसे महफूज सरमायाकारी है। लेकिन अगर मैं आपको मैथ्स के साथ ये साबित कर दूं कि पोश एरिया में करोड़ों का फ्लैट खरीदने के बजाय उसी फ्लैट में किराए पर रहना और बाकी पैसा सही तरीके से इन्वेस्ट करना आपको 15 साल में फ्लैट के या मकान के मालिक से 3 गुना ज्यादा अमीर बना सकता है, तो आपको कैसा लगेगा? ये कोई जज्बाती बात नहीं है, ये सीधी सीधी मैथ्स है। आइए समझते हैं कि ये पूरा सिस्टम किस तरह मिडिल और अपर मिडिल क्लास के लिए एक खामोश फाइनेंशियल ट्रैप बन चुका है। हमारे मुआशरे में घर खरीदना सिर्फ एक फाइनेंशियल फैसला नहीं रहा, ये एक समाजी तमगा बन चुका है। यानी कि शादी करनी है, अपना घर या अपना फ्लैट होना चाहिए, 30 साल की उम्र हो गई है और अभी तक घर नहीं खरीदा, मुआशरा कहेगा तुम सेटल नहीं हुए हो। हमें वालिदैन और रिश्तेदारों से दो बुनियादी बातें सुनने को मिलती हैं कि किराया तो मालिक मकान की जेब में जाता है, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आता, और फिर फ्लैट या घर की कीमत हमेशा बढ़ती है, रियल एस्टेट कभी डूब नहीं सकती है। लेकिन यहाँ पर एक जबरदस्त नफ्सियाती खेल खेला जाता है। वो आपको ये तो बताते हैं कि किराया ज़ाया हो रहा है, लेकिन वो आपको ये कभी नहीं बताते कि जब आप 20 साल के लिए बैंक से लोन लेते हो या पहले 7 से 10 साल आप फ्लैट की नहीं बल्कि बैंक के इंटरेस्ट पर किस्तें दे रहे होते हैं, और फिर मालिक मकान से निकलकर आप बैंक के किराएदार बन जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई एक पॉश एरिया में महंगा फ्लैट या घर खरीदना उतना मुनाफा बख्श है? तो आइए डेटा पर नजर डालते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये कहानी है क्या। फाइनेंस की दुनिया में रियल एस्टेट की सेहत जांचने का सबसे जो बुनियादी फॉर्मूला है वो रेंटल यील्ड, यानी कि सालाना किराया जो आपका बनता है उसे आप उस प्रॉपर्टी की जितनी टोटल मालियत है उस पर आप तकसीम कर दें तो उसकी रेंटल यील्ड निकल आती है। पूरी दुनिया में 5% से 7% रेंटल यील्ड को माकूल समझा जाता है, यानी कि मुनासिब समझा जाता है। लेकिन भारत और पाकिस्तान के पोश एरियाज में ये नंबर गिरकर सिर्फ 1.5% से 2.2% पर आ जाता है। अब इसका मतलब क्या है? मतलब बड़ा सादा सा है कि अगर आप 4 या 5 करोड़ रुपए का घर या फ्लैट खरीदते हैं तो उसका सालाना किराया तकरीबन 8 से 9 लाख रुपए बनता है असूली तौर पे। लेकिन अगर आप इसी फ्लैट में भारत में हैं या पाकिस्तान में हैं, आप किराए में रहते हैं, तो आप मालिक मकान को इसी 4 करोड़ की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने के बदले में सालाना सिर्फ 2% कीमत अदा कर रहे हैं। हमारे ममालिक में इन्फ्लेशन तो हम काउंट ही नहीं करते हैं, जो कि अगर एक रफली अंदाजा लगाएं तो 7 से 15% के दरमियान दोनों ममालिक की बात कर रहा हूं मैं, भारत और पाकिस्तान की। इसका सीधा मतलब यह है कि मालिक मकान अपनी जेब से इस फ्लैट की मेंटेनेंस, सोसाइटी चार्जेस और फिर इन्फ्लेशन का खसारा बर्दाश्त कर रहा है और आपको सस्ते दामों वहां रहने दे रहा है। तो किराए पर रहने वाला मालिक मकान को लूट नहीं रहा होता, बल्कि हकीकत में मालिक मकान अपनी बुनियादी रकम का शदीद नुकसान करवा रहा होता है। और एक और जो बड़ी गलती बुनियादी तौर पर लोग करते हैं वो ये कि वो जमीन और यानी कि जिसे हम प्लॉट कहते हैं और फ्लैट यानी कि अपार्टमेंट को वो एक ही चीज समझ लेते हैं। जमीन की कदर कीमत वक्त के साथ बढ़ती है क्योंकि जमीन महदूद है, लेकिन फ्लैट जो कि सीमेंट, लोहे और रेत का एक बॉक्स है हवा में लटका हुआ, सीमेंट की एक कुदरती उम्र होती है। और फिर जैसे ही फ्लैट 15 से 20 साल पुराना होता है, लिफ्ट और बिल्डिंग के सिस्टम्स खराब होने लगते हैं, सोसाइटी की मेंटेनेंस चार्जेस हर साल बढ़ते चले जाते हैं, और फिर नए जो जदीद फ्लैट्स आते हैं जिनमें नई एमेनिटीज यानी कि जिम, क्लब, स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम ये सब उनमें इंस्टॉल होता है, तो फिर इससे भी पुराने फ्लैट की रीसेल वैल्यू तेजी से गिर जाती है। इसके अलावा फ्लैट के साथ आपको पूरी जमीन नहीं मिलती, बल्कि एक अनडिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड मिलता है जो कि कुल जमीन का एक निहायत ही मामूली सा हिस्सा होता है। और इन खुफिया अखराजात को तो हम गिनना ही भूल जाते हैं, यानी कि जब हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उस पर 5 to 8% रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प ड्यूटी, फिर हर 7 से 10 साल बाद लाखों रुपए की इंटीरियर रेनोवेशन, फिर हर माह भारी भरकम मेंटेनेंस फीस, चाहे फ्लैट खाली ही क्यों ना पड़ा हो। तो जब आप इन सबको जोड़ते हैं तो आपका नाम नेहाद एसेट असल में हर माह आपकी जेब से कैश निकलवाने वाली एक मशीन बन चुका होता है। और अब अपने इसी मुद्दे को मैं आपको दो मिसालें देकर समझाता हूं। फर्ज करें कि एक है सलमान और एक है इमरान। तो पहले बात कर लेते हैं सलमान की, जिनके पास 1 करोड़ रुपया कैश में मौजूद है और वो बाकी 3 करोड़ रुपए बैंक से लोन लेकर 4 करोड़ का फ्लैट लेते हैं। 15 साल बाद बिल्डिंग पुरानी होने की वजह से फ्लैट शायद या मकान अगर हम समझें तो वो शायद बामुश्किल 7 या 8 करोड़ का होगा, और ऊपर से सलमान ने करोड़ों रुपए इंटरेस्ट की मद में भी बैंक को अदा किए। और दूसरी तरफ हैं
इमरान, जो कि उसी बिल्डिंग में 80,000 से 1 लाख रुपए माहाना किराए पर रहते हैं। जो 1 करोड़ डाउन पेमेंट उनके पास थी, उसी में से वो किराया दे रहे थे और बाकी उन्होंने एक मुतवाजन डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, जैसे कि हम कराची स्टॉक एक्सचेंज कह लें, निफ्टी 50 कह लें या फिर ग्लोबल इंडेक्स फंड्स कह लें, यहां पर उन्होंने लगाया, जहां तारीखी तौर पर 12 से 14% सालाना मुनाफा भी मिला। और जो पैसा इंटरेस्ट के नाम पर उन्होंने बैंक को देना था, वो भी इमरान अपना इजाफी हिस्सा हर माह इसी फंड में जमा करवाते रहे। तो हुआ क्या कि 15 साल के बाद जो मैथ्स आपके सामने रिजल्ट्स लेकर आएगा, वो आपके पांव तले से जमीन निकाल देगा, क्योंकि इमरान का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो तकरीबन 15 से 18 करोड़ रुपए के दरमियान होगा और वो फ्लैट के मालिक से 2 से 3 गुना ज्यादा अमीर और 100% माली तौर पर आजाद भी होगा। तो अब आप कहेंगे कि क्या इसका मतलब ये है कि हम कभी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट ही ना करें या कभी अपना घर ही ना खरीदें? बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। बात सिर्फ तरीकाकार को दुरुस्त करने की है। अगर आप अपनी 20 और 30 साल की उम्र में दौलत बनाना चाहते हैं तो ये 3 असूल याद रखें। सबसे पहला है रेंट वेस्टिंग अपनाएं, यानी कि जिस पोश एरिया में आपका काम है और आपका लाइफस्टाइल है, वहां किराए पर रहें ताकि आपका कैपिटल जैम ना हो और आपके करियर में फ्लेक्सिबिलिटी रहे। और इसी पैसे को उन असासों में लगाएं जो कैश फ्लो को ग्रोथ में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा रूल है जी कि जमीन या इंडेक्स खरीदें, यानी कि अगर आपको रियल एस्टेट में सरमायाकारी करनी ही है तो फिर हाई राइज इमारत के कंक्रीट बॉक्स के बजाय ग्रोथ वाले इलाकों में खाली जमीन या कमर्शियल रेट्स पर तवज्जो दें, जहां पर रेंटल यील्ड और फिर लैंड एप्रिसिएशन जैसी मामलात ज्यादा बेहतर हैं। तीसरा है कि जज्बात से नहीं बल्कि सिंपल मैथ से फैसला करें। अपनी जाती पुरतायुश जिंदगी को तब जिए, यानी अपना लग्जरी होम आप तब खरीदें जब उसकी कीमत आपकी जो कुल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है उसके 20 से 25% से ज्यादा ना हो और आपको उसके लिए अगले 20 साल अपनी तनख्वाह गिरवी ना रखनी पड़े। याद रखें कि अमीर वो नहीं होता जिसके पास महंगी चाबी हो और सर पर करोड़ों का कर्ज हो। अमीर वो होता है जिसका कैपिटल आजादी से उसके लिए काम कर रहा हो। तो क्या आप अब भी पॉश एरिया में फ्लैट या घर खरीदने को अक्लमंदी समझते हैं या फिर किराए पर रहकर इन्वेस्ट करने का मॉडल आपको बेहतर लगता है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने देखने वालों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।